दोस्तों, ये फिजिक्स का लैब असिस्टेंट 2018 का पेपर है और इसमें हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एक आवेश Q एक घन में परिबद्ध है। उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। तो गाउस ने एक नियम दिया था। गाउस के नियम के अनुसार जब कोई आवेश यानी कि किसी आवेश को परिबद्ध करने वाली सतह से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान परिबद्ध आवेश विद्युत फ्लक्स का मान फाई, ये परिबद्ध आवेश जो भी है Q वह निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब ये तो पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। अब ये कह रहा है कि घन के एक फलक से गुजरने वाला, तो घन के एक फलक से गुजरने के लिए क्या करते हैं, कुल फ्लक्स में 6 फलक होते हैं, तो हम एक फलक से पूछ रहा है तो हम 6 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ 6 का भाग दिया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें 6 का भाग दे देंगे 1/6। तो ये हमारा हो जाएगा Q/6 ईटा 0 निर्वात की शीलता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि तीन आवेश हैं +4Q, Q और स्मॉल q। ये L लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः है 0, L/2, L दूरी पर स्थित है। Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो। तो हम देखते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई L है, पूरे की लंबाई L है। तो पूरे की लंबाई क्या दे रखी है, हमें L दे रखी है, इसकी लंबाई L है पूरे की। और यहाँ पर मान लेते हैं कि जो +4Q आवेश है, +4Q आवेश, और ये कितनी दूरी पर है, 0 दूरी पर है। तो 0 दूरी यहाँ मान लेते हैं, 0 दूरी पर है। और L/2 दूरी पर, यहाँ से हम L/2 दूरी मान लेते हैं। L/2 दूरी पर कौन सा आवेश है, कैपिटल Q आवेश। और L दूरी पर है तो ये L/2 दूरी पर Q आवेश है। और जो L दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, L दूरी पर आवेश कौन सा है, स्मॉल q आवेश। अब हम इनको बिंदुओं को नाम दे देते हैं। इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम।
तो इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको हम सी नाम दे देते हैं। तो हमें बताया गया है कि बिंदु क्यू पर क्या आवेश होना चाहिए कि जिससे कि स्मॉल क्यू पर लगने वाला बल परिणाम बल शून्य हो जाए। तो यानी कि ए बिंदु और सी बिंदु के मध्य लगने वाला परिणाम बल बी और सी के मध्य लगने वाले परिणाम बल के बराबर होना चाहिए, तब जा कर के इसको संतुलित कर पाएगा। तो ए और बी के मध्य लगने वाले बल को हम F1 नाम देते हैं और बी और सी के मध्य लगने वाले बल को हम F2 नाम दे देते हैं। F2 नाम दे देते हैं। अब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम का सूत्र है लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई ईटा 0 इंटू Q1 Q2 बटे दोनों आवेशों के मध्य की दूरी RN रेंज के वर्ग के बराबर होता है। तो हम F1 और F2 का मान निकाल लेते हैं और इनका दोनों का बराबर होता है। तो F1 और F2 का मान जब बराबर होगा तो बिंदु Q पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि F1 प्लस F2 बराबर 0। तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, F1 बराबर F2 माइनस F2 ये हो जाएगा। अब हम F1 का और F2 का मान रख देते हैं। तो F1 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q इंटू Q बटे L²। इसकी जो रेंज है मध्य की दूरी का वर्ग है, तो इसमें दूरी दे रखी है R बराबर क्या L, तो L²। फिर हम F2 का देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q बटे L/2 का, इसको L/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और स्मॉल Q है, इससे स्मॉल Q कट जाएगा। फिर हमारे पास में बचा क्या, फिर अपने पास बचा क्या, और जो L² है इसका वर्ग करेंगे तो L² से ये L² कट जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर 4 आएगा, तो 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4²। तो क्या बचेगा हमारा 4Q बराबर Q, ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस Q4। तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या Q माइनस Q। तो हम Q का मान क्या रखेंगे, या तो फिर प्लस Q हो चाहिए, या फिर Q का मान क्या होगा, Q का मान आ जाएगा माइनस Q। हम इधर माइनस Q को यानी दोनों तरफ अगर माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा इधर, और इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस Q आ जाएगा। तो माइनस की कौन से में है, ऑप्शन ए में माइनस Q आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
माइनस क्यू, स्मॉल क्यू आएगा। हमारा क्वेश्चन है कि एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर के समान क्षेत्र में लटकी हुई है। तो वोल्ट पर मीटर क्या होता है? वोल्ट पर मीटर कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखे 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर में लटकी हुई है। वह न तो नीचे गिरती है और ना ही ऊपर उठती है। तो तेल की बूंद पर आवेश क्या होगा? तो मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक तेल की बूंद ये है, तेल की बूंद ये है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगने वाला बल F, तो लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश। तो तेल की बूंद पर आवेश क्या है? Q आवेश है। तेल की बूंद पर लगने वाला आवेश क्या है? Q आवेश है, ये Q आवेश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो जो लगने वाला बल है और इसका द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान के कारण जो लगने वाला बल है वो नीचे की ओर होगा mg, और mg को संतुलित करने के लिए जो विद्युत क्षेत्र का बल है वो ऊपर की ओर लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र का बल F बराबर क्या हो जाएगा? QE, और F बराबर हो जाएगा नीचे की ओर लगेगा वो mg। तो जो F है, mg के कारण लगने वाला बल और विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जब बराबर होंगे तो तेल की बूंद ना तो ऊपर जाएगी और ना ही नीचे आएगी। तो F और F बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? QE बराबर mg। तो हमें E आवेश ज्ञात करना है। तो E आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? Q आवेश ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा mg/E। तो m का मान रख देते हैं हम, कितना दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है इसका 9.9 इंटू, इसको हम फिर से लिख लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा Q आवेश। Q आवेश बराबर हो जाएगा mg/E विद्युत क्षेत्र। m बराबर दे रखा है 9.9 इंटू 10⁻⁻15, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ हम 3 का भाग इसमें देंगे तो 3.3 आ जाएगा, 3.3, और 10⁴ है। तो यहाँ पे इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने पर क्या है? 3.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम आवेश आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 3.3 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं P Q R और S। बीच में क्या है? जुड़ा हुआ है 10 ओम का प्रतिरोध। तो यानी जो बीच में जुड़ा हुआ है इसको हम बटे में प्रयोग करते हैं। जो ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसको हम बटे का काम लेते हैं। तो P/Q बराबर
तो ये बराबर काम कर देगा बटे R बटे S। तो P बटे Q R बटे S का मान क्या आ जाता है, 1 बटा 1 आ जाएगा। तो 1 बटे 1 आ जाएगा। तो यह व्हीटस्टोन सेतु का काम करेगा। तो व्हीटस्टोन सेतु काम करेगा तो जो ये वाला ओम है अंदर वाला 10 ओम, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, विद्युत धारा का प्रवाह इससे होगा, इससे होगा, इससे नहीं होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो 10 और 10 20 होता है। तो 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 20 बराबर आ जाएगा 10। तो इसका 10 ओम प्रतिरोध आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एक विभव मापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट पर लगाया जाता है। 1.08 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। तो विभव मापी तार की कुल लंबाई होगी। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे पास में सेतु 3 प्रकार के होते हैं। सेतु कौन कौन से हैं 3 प्रकार के? एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा है मीटर सेतु, मीटर सेतु। तीसरा है विभव मापी, विभव मापी। तो ये तीनों के तीनों क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विभव मापी सेतु ही कहेंगे इसको भी, क्योंकि सेतु का काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है विभव मापी। तो ये सेतु काम करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, P बटे Q बराबर R बटे S। तो इस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं इनको मापने के लिए। तो यहाँ दे रखा है कि विभव मापी तार की लंबाई 3 वोल्ट है। तो इस तरह भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें दे रखा है कि जैसे मीटर सेतु के तार की लंबाई 1 मीटर होती है और विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर होती है। लेकिन यहाँ हमें विभव मापी के तार की लंबाई ही पूछ रहा है। तो विभव मापी की तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दे क्या रखा है कि जो दूसरा सेल जोड़ा है उसके तार की लंबाई दे रखी है। तो दूसरे सेल की वोल्टता दे रखी है 1 पॉइंट, कलर चेंज करते हैं हम यहाँ पे, क्या है 1.0 1.08 वोल्टता दे रखी है हमें। और इससे तार की लंबाई कितनी संतुलित हो रही है, 216 सेंटीमीटर। अब हमें बता रहा है कि जो विभव मापी की वोल्टता है वो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना है कि इसके कुल तार की लंबाई क्या होगी। तो 1.08 को हम 3 वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा कर देंगे, गुणा 3 बटे 1.08, 1.08 से गुणा करेंगे तो हमें क्या 3 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ भी 3 बटे 1.08 से गुणा किया तो इस तरफ भी हम 3 बटे 1.08
0.08 से गुणा करेंगे तो हमें क्या 3 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से इसकी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो 12 नाम 108 होता है, इसको पहले हम संतुलित कर लेते हैं, 10 की घात -2 से संतुलित कर लेते हैं। तो 12 नाम 108 और 12 एकम 12 और 12 अंट 96, 9 को 2 से काट देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 की घात 2, 2 × 10 की घात 2, तो इस सॉरी 2 नहीं होगा, और इंटू 6 इधर 3 दे रखा है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो, 6, इसको मैं मिटा के लिख दूँ 6, तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 600 सेंटीमीटर क्या ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट आंसर 600 सेंटीमीटर हो जाएगी विभव मापी के कुल तार की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभव मापी तार के रूप में कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर के तार के रूप में कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभव मापी के तार के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, कॉन्स्टेंटन या मैग्नन। कॉन्स्टेंटन और मैग्नन के तार का उपयोग करते हैं। इसको और भी कर सकते हैं या मैग्नन भी कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटन व मैग्नन, तो मैग्नन के तार का उपयोग करते हैं। अब इस तार की विशेषता क्या होती है, इस तार की विशेषता ये होती है कि हाई रेजिडेंस, यानी रेजिडेंस क्या होता है, हाई होता है, रेजिडेंस हाई व ताप गुणांक कम होता है। ताप गुणांक कम। तो जो मैग्नन और कॉन्स्टेंटन के तार का प्रतिरोध अधिक होता है और ताप गुणांक कम होता है, इस कारण इसको हम विभव मापी में उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं ताप यानी तांबे का तार। तो तांबे का तार का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, लो होता है, और ताप गुणांक क्या होता है, हाई। ताप गुणांक हाई होता है। तो ताप गुणांक हाई होता है और प्रतिरोध लो होता है, तो ये क्या है कि ये तो इसके विपरीत है, यानी कि विभव मापी के तार के विपरीत आ रहा तांबे का तार, तो इसका उपयोग तो हम कर ही नहीं सकते। तो क्या आएगा इसके जो भी ऑप्शन होंगे, इसमें जहाँ पर हाँ दे रखा है वो तो गलत हो जाएगा। तो हाँ कहाँ पे दे रखा है, एक तो हाँ यहाँ पे दे रखा है, तो बी ऑप्शन भी क्या गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हाँ दे रखा है तो इसके लक्षण तो विपरीत है। अब हाँ में ये नहीं, अब इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है और हाई ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक का मतलब होता है कि इस तार को पिघलने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तांबे के तार को पिघलने में, जबकि जो विभव मापी का तार है वो जल्दी ही पिघल जाता है अगर ज़्यादा विद्युत धारा दी जाए या फिर ज़्यादा प्रतिरोध लगती है। तो ये तो ताप गुणांक। तो यहाँ देखते हैं जो पहला ऑप्शन है इसमें नहीं दे रखा है, तो इसका है कि प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। तो तांबे के तार की प्रतिरोधकता लो होती है, तो पहला भी गलत हो जाएगा। अब बच्चा सी,
तो सी में नहीं दे रखा है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, बिल्कुल पालन कर रही है इसका, यानी कि इसका पालन कर रही है, लो होती है, बिल्कुल सही, प्रतिरोधकता कम यानी लो होती है। और प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता कम और ताप गुणांक अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर को अधिक शुद्धता से नापता है, क्यों? यानी पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन ए वोल्टमीटर बिकॉज। तो इसका सबसे कारण होता है कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है विभवमापी। यानी कि इसमें जब विक्षेप शून्य आता है, विक्षेप नहीं होता तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जबकि वोल्टमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। तो यही इसका कारण है। तो यह बाहरी परिपथ से, तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शनों में, ये ऑप्शन को देखते हैं कि इसका तार कम प्रतिरोध का होता है। तो कम प्रतिरोध का होता है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो रहा है ना। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत है। इसका तार उच्च प्रतिरोध का होता है, तो उच्च प्रतिरोध से ये बात सही है, लेकिन इसका शुद्धता से नापने से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो दूसरा, यह बाहरी परिपथ से उच्च धारा लेता है, तो विभवमापी तो धारा लेता ही नहीं है, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यह बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो और जबकि जो वोल्टमीटर है ये विद्युत परिपथ से धारा लेता है, जब यह वोल्टता नापता है, तब यह विभवांतर नापता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यंग के डी-स्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले स्रोत से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो यंग का डी-स्लिट प्रयोग है, तो पहले हम यंग के डी-स्लिट प्रयोग में चित्र बना लेते हैं। तो ये तो क्या हो गई, छिद्र हो गई, और इनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है, स्मॉल डी, और यहाँ से पर्दे की दूरी क्या हो जाती है, कैपिटल डी, और यहाँ पर क्या बनती है, फ्रिंजें बनती हैं। तो ये जो फ्रिंज बनेंगी यहाँ पे, इसको 3 नामों से जाना जाता है केंद्रीय फ्रिंज को। यानी कि केंद्रीय फ्रिंज हो चाहे कितनी फ्रिंज हो, तो इसमें 2 प्रकार की फ्रिंजें बनती हैं। तो केंद्र पर जो फ्रिंज बनती है उसको बोलते हैं हम श्वेत फ्रिंज भी कहेंगे, या इसको वाइट फ्रिंज कहेंगे, है ना। हाँ, इसको हम इसको वाइट फ्रिंज कहेंगे, इसको वाइट फ्रिंज कहेंगे। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, वाइट फ्रिंज, उच्चिष्ट फ्रिंज और मैक्सिमा। तो इसको कई नामों से जानते हैं, वाइट फ्रिंज भी कह सकते हैं, उच्चिष्ट फ्रिंज भी कहते हैं, मैक्सिमा भी कहते हैं, चमकीली फ्रिंज भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी के पास में जो फ्रिंज बनती है, एकांतर क्रम में फ्रिंज बनती है। देखो अभी बताते हैं, जैसे कि ये फ्रिंज है, तो ये फ्रिंज और ये फ्रिंज, ठीक। तो इनके जो एकांतर क्रम में ही दूसरी फ्रिंजें बनती है, ये, तो इनको हम क्या मान सकते हैं, तो इस तरह से फ्रिंजें एकांतर क्रम में बनती है। तो इन फ्रिंजों को किस नाम से जाना जाता है,
तो जो हमने केंद्र वाली फ्रिंज को नाम लिया, और जो ग्रीन कलर से जो हमने दिखा रखी है इन फ्रिंजों को किन नाम से जाना जाता है? इनको मिनिमा के नाम से जाना जाता है, निमिस्ट के नाम से जाना जाता है, काले फ्रिंज के नाम से जाना जाता है, बद्दी फ्रिंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये कहता है कि प्रयोग में कि इनकी जो चौड़ाई है वो बतानी है हमें, यानी जो फ्रिंज की जो चौड़ाई है, जैसे कि मैंने ये कोई भी फ्रिंज ले ली, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई बतानी है। तो चौड़ाई को बीटा से प्रदर्शित करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई, चाहे डार्क हो चाहे वाइट हो चाहे हल्की हो, फ्रिंज चमकीली हो, तो उसकी चौड़ाई याद करनी है। तो हम देखते हैं, और यहाँ पे होती है जो प्रकाश स्रोत है उसका प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा। तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य बटे तरंगदैर्घ्य और जो स्रोत है S1 S2 के जो मध्य की दूरी है उसका अनुपात बराबर होता है फ्रिंज चौड़ाई का अनुपात बटे पर्दे की मध्य की दूरी का अनुपात को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो इस अनुपात के अनुसार हम तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कर सकते हैं, स्लिटों के मध्य की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं और पर्दे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो अभी यहाँ हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर हम लैम्डा की जगह पर हम, यानी कि पीले प्रकाश की जगह पे हम लाल प्रकाश का प्रयोग कर दें तो क्या होगा? तो पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है और लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा? अनुपात में दे रखा है, तो जब तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो बीटा का, यानी कि जो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ जाएगा। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं हम क्या कहेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन आ जाए करेक्ट ए, यानी कि फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, ऐसा कह सकते हैं। और आगे कुछ कंडीशन है वो अगले वीडियो में बताएंगे, अगले क्वेश्चन में बता रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि यंग के एक द्विझिरी एंड डबल स्लिट प्रयोग में झिर्रियों के मध्य की दूरी 1 mm है और पर्दे की झिर्रियों से दूरी 1 मीटर है, और एक 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के एक वर्णित प्रकाश के लिए तीसरे निमिष्ट की मध्य उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात करो। तो इसमें मिनिमा और मैक्सिमा का उपयोग किया है। तो यहाँ हमने जो बताया था वो क्या वही था प्रयोग, क्या था? लैम्डा बटे द्विझिरी में ये है लैम्डा बटे स्मॉल d बराबर होता है बीटा बटे कैपिटल D। अब जो फ्रिंज चौड़ाई के स्थान पर ये क्या पूछ रहा है कि हमें फ्रिंजों के मध्य की दूरी बताओ। तो फ्रिंजों की मध्य की दूरी याद करने के लिए हम बीटा की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? तो बीटा तो क्या फ्रिंज चौड़ाई थी, अभी फ्रिंज लंबाई की पूछ रहा है। तो फ्रिंज लंबाई के लिए यानी फ्रिंजों के मध्य की दूरी पूछ रहा है। तो फ्रिंजों के मध्य की दूरी दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। जब वह केंद्रीय फ्रिंज से उच्चिष्ट फ्रिंज की दूरी पूछता है तो उसके लिए बीटा की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? बीटा की जगह पे n का प्रयोग करते हैं, यानी कि कौन से नंबर की फ्रिंज पूछ रहा है तो बीटा की जगह पे हम n का प्रयोग कर देते हैं। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी है उच्चिष्ट फ्रिंज की। और यदि वो कहता है कि हमको ये तो है सफ़ेद फ्रिंज की है, किसकी है ये? इसके लिए ब्लैक कलर का। तो सफ़ेद फ्रिंज की अगर पूछता है सफ़ेद, तो उसके लिए बीटा बराबर क्या आता है? n आता है।
तो n हम कोई सी भी फ्रिंज की दूरी रख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी है। तो बीटा की जगह पे n आ जाएगा। और यदि वह काली फ्रिंज की पूछता है तो काली फ्रिंज को क्या बोलते हैं, निमिस्ट बोलते हैं या मिनिमा बोलते हैं। तो इसमें जो बीटा के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, बीटा के स्थान पर 2n-1/2 2n-1/2 का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो बीटा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, 2n-1/2 का। अब यहाँ देखते हैं कि तीसरे निमिष्ट की ऊंचाई पूछ रहा है, तीसरे निमिष्ट की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो बीटा के स्थान पर क्या रख देते हैं हम, 2n की जगह पे क्या रख देते हैं हम, 2n यानी कि 3 इंटू है यहाँ पे, और ये -1। और जो d है इसकी जगह पे रख देते हैं हम पर्दे और इसके मध्य की दूरी है 1 मीटर, 1 मीटर। और तरंग दैर्घ्य दे रखी है हम 500 नैनोमीटर है। और स्मॉल d की जो लंबाई दे रखी है 1 mm दे रखी है। तो mm को हम mm में रहेंगे, तो जो 1 मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर को हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये 100 से गुणा कर दिया, तो 100 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए तो 10⁻⁻6 होते हैं मिली में, यानी मिलीमीटर में। जो 10⁻⁻6 है ये तो माइक्रोमीटर में होते हैं, और मिलीमीटर में क्या होते हैं, 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। तो हम एक जीरो और लगा देते हैं, तो 1000 mm हो जाएंगे 1 मीटर में। अब हम इसको हल कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो यहाँ काटने पर हमें, तो सॉरी यहाँ पे हमें मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक ये हो गई कि जो बीटा बराबर होगा, यानी जो फ्रिंज चौड़ाई किसके बराबर आ जाएगा, 1/, फ्रिंज क्रमांक, यानी फ्रिंज क्रमांक इंटू कौन से और तथा दूरी, यानी कि दो फ्रिंजों के केंद्र से n की दूरी, n फ्रिंज की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फ्रिंज चौड़ाई बराबर क्या होता है, अगर वाइट फ्रिंज है तो क्या होगा, 1/n इंटू, यानी फ्रिंज की संख्या इंटू फ्रिंज की संख्या के बीच की दूरी गुणनफल के बराबर होता है। बटे में लेते हैं इसको, इसके बराबर होता है। तो ये सफ़ेद फ्रिंज के लिए होगा, सफ़ेद फ्रिंज के लिए। और जो काली फ्रिंज है यानी कि निमिष्ट है, उसके लिए क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 2/n 2n-1, 2/2n-1 बटे वो को वही है, यानी कि n की दूरी, केंद्र से n की दूरी, केंद्र से n की दूरी यानी n फ्रिंज की दूरी, ये होगा। तो अब हम इसका मान रख देते हैं समीकरण में। तो समीकरण में हम इसका मान, तो यंग का द्विझिरी प्रयोग है। तो यंग के द्विझिरी प्रयोग में हम जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बटे झिरियों के मध्य की दूरी, इसको हम सही लिखते हैं लैम्डा को। तो लैम्डा बटे दोनों झिरियों के मध्य की दूरी स्मॉल d बराबर होता है फ्रिंज चौड़ाई यानी कि बीटा बटे पर्दों के मध्य की दूरी d। तो अब यहाँ हम फ्रिंज की, ये तो फ्रिंज चौड़ाई के विषय में पूछा जाता, अब कहता है हमें फ्रिंजों के बीच की दूरी बतानी है। तो फ्रिंज की दो प्रकार की फ्रिंज होती हैं, एक तो सफ़ेद फ्रिंज और काले फ्रिंज। तो सफ़ेद फ्रिंज के लिए बीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, बीटा के स्थान पर सफ़ेद फ्रिंज के लिए आ जाएगा, कलर चेंज करते हैं, तो सफ़ेद फ्रिंज है, ठीक है।
सफ़ेद फ्रिंज एंड वाइट फ्रिंज के लिए आ जाता है, यानी कि मैक्सिमा के लिए आता है। बीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, बीटा बराबर आ जाएगा, यानी कि फ्रिंज दूरी पूछ रहा था, दूरी गुणा 1/n। n है मतलब कौन से नंबर की है, कौन से नंबर तक की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, तो उसका नंबर है n। ठीक है। अगर हमें मिनिमा की पूछी जाए, अगर हमसे मिनिमा की दूरी पूछी जाए यानी काली फ्रिंज की, तो बीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, दूरी यानी फ्रिंज की दूरी गुणा 2/2n-1। तो 2n-1 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम इनके मान रख देते हैं ऐसे कैसे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लैम्डा का मान दे रखा है हमें 500 नैनोमीटर, तो ठीक है, हमने 500 नैनोमीटर यहाँ रख दिया। और स्मॉल डी यानी कि स्लिटों के मध्य की दूरी 1 mm दे रखी है। फिर जो बीटा है, इसके स्थान पर हमें काली फ्रिंज की पूछ रहा, निमिस्ट की पूछ रहा है ना, केंद्र से दूरी, तो बीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, दूरी। तो दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, xn से प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी की जगह पर हम xn लिख सकते हैं या फिर दूरी रह देंगे, और गुणा ये मान रखेंगे हम। तो ये थोड़ा हमारा कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दिखेगा नहीं। तो यहाँ गुणा करके 2/2n, तो इसको हम चेंज ही कर लेते हैं, 2/2n-1। और कैपिटल डी है, इसकी जगह पे पर्दों के मध्य की दूरी, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 मीटर। तो 1 मीटर को मिलीमीटर में बदल देते हैं, तो 1 × 10⁻³ मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हम इनको आपस में काट देंगे, तो काटने के लिए हम कलर चेंज करते हैं, इस कलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी mm है, यहाँ भी mm है। ठीक है, बराबर में है, बराबर का निशान है। तो 1 mm से तो 1 mm कट जाएगा, ठीक है ना, भाग जाएगा। फिर यहाँ पे जो 2 है, तो 2/2n-1। तो ये कह रहा है कि हमें तीसरे फ्रिंज की पूछ रहा है, तो तीसरे फ्रिंज की, तो n की जगह पे हम क्या करते हैं, 3 का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम थोड़ा साफ लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 500/1 बराबर xn गुणा 2/2n। तो 2n की जगह पे हम क्या करेंगे, 2n की जगह पे हम लिख देंगे तीसरी फ्रिंज -1, और बटे में दे रखा हमें 10⁻3। ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम हल करेंगे, तो हल करने पे क्या xn तो इधर रह जाएगा और 10⁻3 उधर चला जाएगा, तो माइनस में है, तो माइनस, हाँ, इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद हम इसको हल करते हैं, 2×6 2×6 को हम 6 में से 1 घटाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 5, 2/5 बचेगा, 2/5 बचेगा। दो बटे पाँच बचेगा, और यहाँ पर 10⁻3 है, तो इसको हम तो इसको हल करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर 5 है, इधर 5 है, तो 25/2 हो जाएगा ये।
25/2 गुणा 10 की घात 3 और 2 5 हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 25 का 12.5 इंटू 10 की घात 5 आ जाएगा इसमें। तो 10 की घात अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य थी वो नैनोमीटर में थी। अब 1 नैनोमीटर, देखो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। अब 10 की घात -9 मीटर है। अब इसको मीटर को mm में बदलना है तो 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे। तो 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 3 से 3 तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -6 मिलीमीटर हो जाएगी। अब 10 की घात -6 मिलीमीटर है। अब इसको यहाँ से गुणा करेंगे हम 10 की घात -6, तो -6 और 10 की घात 5 है, तो हमारे पास -1 और बचता है। तो ये हो जाएगा 1.25 मिलीमीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो बी आंसर है हमारा, सही हो जाएगा। 1.25 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम राशियों को भी बदलनी पड़ती है, तब जा कर के हम सही मान ले पाते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बूस्टर का नियम, लॉ ऑफ बूस्टर्स। तो बूस्टर ने क्या नियम दिया था? उन्होंने कहा कि जब कोई प्लेट है, ये पारदर्शी प्लेट है, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। माना कि हमारे पास में कोई पारदर्शी प्लेट है, ठीक है। इस पारदर्शी प्लेट से, और ये अभिलंब है, जब इस पारदर्शी प्लेट से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, मैंने कहा कि प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और जो प्रकाश की किरण कैसी है? ये है अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित यानी कि अनपोलराइज्ड प्रकाश है। अनपोलराइज्ड प्रकाश अभिलंब के साथ में कोण बनाता है, जिसको हम आईपी कहते हैं, यानी कि ध्रुवण कोण बनाता है। आईपी को बोलते हैं ध्रुवण कोण। और जब प्रकाश की किरण इस प्लेट से टकराती है तो कुछ किरणें रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं और कुछ किरणें रिफ्रैक्टेड हो जाती है। तो जो रिफ्रैक्टेड कोण होती है, ये कैसा ध्रुवित प्रकाश होता है, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित। और जो रिफ्लेक्टेड होता है यानी परावर्तित होता है, वो प्रकाश कैसा होता है? आंशिक ध्रुवित होता है, आंशिक ध्रुवित होता है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड होता है। और आंशिक ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। अब ये कंडीशन थी। अब इन्होंने क्या दिया? बूस्टर ने नियम दिया कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है, इस जो शीशे का अपवर्तनांक है वो म्यू है। तो जो माध्यम का अपवर्तनांक है वह ध्रुवण कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है ध्रुवण कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है, यानी कि 10 आईपी के बराबर होता है। आईपी क्या है? ध्रुवण कोण है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, म्यू बराबर 10 आईपी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एकल छिद्र फ्राउनहोफर विवर्तन में
यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निमिष्ट के बीच में क्या होगा। निकटवर्ती यानी दो पास पास की निमिष्ट है, यानी दो निकटवर्ती निमिष्ट का मतलब होता है कि दो निमिष्टों के बीच में क्या है, एक उच्चिष्ट होगा, यानी निमिष्ट उच्चिष्ट उच्चिष्ट और फिर निमिष्ट। तो इस तरह से दोनों के बीच की जो दूरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि जो फ्रानहावर ने सिंगल स्लिट प्रयोग दिया था, इसमें क्या था, जैसे ये फ्रिंज है, ठीक है, ये फ्रिंज नहीं है, ये स्लिट है, तो सिंगल स्लिट है। अब यहाँ से पर्दा है, पर्दे पर क्या है, कलर चेंज करते थोड़ा, तो ये पर्दा है, पर्दे पर ये जो प्रकाश किरण आएगा, ध्रुवित प्रकाश, ये विवर्तित होकर के यहाँ केंद्र पर क्या बनाएगा, उच्चिष्ट बनाएगा, उच्चिष्ट बनाएगा, उच्चिष्ट बनाएगा, और फिर इसी के पास में क्या निमिष्ट बनाएगा, फिर उच्चिष्ट बनाएगा। तो इस तरह से क्रम चलता रहता है, उच्चिष्ट का निमिष्ट का, उच्चिष्ट का निमिष्ट का। तो यहाँ देखते हैं कि जो झिरी है, सॉरी यहाँ है झिरी है, तो इसका जो व्यास होता है, चौड़ाई को क्या लिखते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डी पर से प्रदर्शित करते हैं, और कहीं कहीं पर ए का भी प्रयोग किया जाता है। और जो पर्दा है और ये स्लिट है, इसके मध्य की दूरी को तो कैपिटल डी से ही प्रदर्शित करते हैं। डबल स्लिट प्रयोग में भी इसको डी से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई, सिंगल स्लिट में फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो सिंगल स्लिट में फ्रिंज चौड़ाई बीटा बटे कैपिटल डी, यानी फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, बीटा बटे कैपिटल डी बराबर 2 लैम्डा बटे फ्रिंजों के मध्य की दूरी या फ्रिंज चौड़ाई जिसको कहते हैं। तो इस सूत्र के जरिए हम क्या है, इसकी ये सिंगल स्लिट प्रयोग के लिए है ये बड़ा सूत्र। अगर डबल स्लिट प्रयोग का किया जाए तो इसमें जो दो है इसको हटा दिया जाता है। अगर दो को हटा देंगे तो ये हमारा डबल स्लिट का हो जाता है, और ये दो रहता है तो ये सिंगल स्लिट के लिए होता है। तो हम इसका देख लेते हैं कि अगर हम डी का मान यहाँ पर चौड़ाई को घटा रहे हैं, तो चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो चौड़ाई कम कर रहे हैं, तो बीटा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इसको घटाएंगे डी को हम घटा देते हैं, डी को घटा देते हैं तो बीटा का मान बढ़ जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा तो दो निकटवर्ती चाहे निमिष्ट हो चाहे उच्चिष्ट हो, उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी मूव फार। और यदि हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फ्रिंजों के मध्य की दूरी क्या है, केंद्र से दूरी क्या है, तो उच्चिष्ट के लिए क्या आता है, उच्चिष्ट के लिए यानी कि एक्स यानी बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होगा एक्स एन गुणा 1/n, एक्स एन बराबर 1/n होता है। तो इसके लिए क्या आएगा, सिंगल स्लिट के लिए ये फ्रिंज चौड़ाई बराबर होता है, यानी फ्रिंज की संख्या गुणा यानी फ्रिंज दूरी, एक्स एन क्या होती है, फ्रिंज दूरी है, यानी कि केंद्र से फ्रिंज की दूरी गुणा 1/, फ्रिंज की संख्या का आधा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देख सकते हैं हम, तो हो जाएगा ये, यहाँ पर हम सूत्र बनाएंगे तो बी फ्रिंज चौड़ाई यानी बीटा बटे डी बराबर 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो यहाँ बीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, बीटा की जगह पर हम
एन इंटू 1 बटे यानी कि एक्स एन बटे एक्स एन गुणा 1/n/2 रख देते हैं। तो n/2 में क्या होता है, n ऊपर आ जाएगा, n ऊपर आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या आ जाएगा, xn बटे कैपिटल D बराबर n लैम्डा बटे स्मॉल d। तो n को प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम केंद्र से फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये नील्स बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल है और इसके अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी। तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/लैम्डा बराबर होता है R इंटू 1/n1-1/n2। तो इसके ज़रिए हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। और जब लैम्डा मैक्स ज्ञात करना होता है, लैम्डा अधिकतम ज्ञात करना होता है, तो लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर होता है 1 और n2 बराबर होता है 2। n2 बराबर 2। और मिनिमम ज्ञात करना है लैम्डा मैक्स। तो जिस श्रेणी का वह है उसके लिए n1 बराबर होता है 1 होता है, जिस श्रेणी का है लाइमन के लिए 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पार्सन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5 होता है n बराबर। और यहाँ n2 बराबर क्या आएगा, n2 बराबर में अनंत आएगा। तो लैम्डा मिनिमम के लिए MINIM मिनिमम के लिए। तो यहाँ पर हम इस सूत्र के ज़रिए इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 श्रेणियाँ हैं। लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रिकेट और फुंड। तो 5 श्रेणियाँ हैं, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रिकेट और फुंड। अब हम लाइमन श्रेणी की मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य देखें तो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य आती है लाइमन श्रेणी के लिए मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य आती है 1216 एंगस्ट्रम। 1216 एंगस्ट्रम होती है। और बामर के लिए ज्ञात करें तो बामर का ज्ञात करने के लिए लाइमन को कितने से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। तो ये 65 के करीब आता है, 6500 एंगस्ट्रम के करीब आता है लगभग, जिसको मान लेते हैं हम। फिर पार्सन की बात करें तो पार्सन में हम क्या करते हैं, इसको हमने 5 से गुणा किया तो ये आ गया। और पार्सन को हम इन बामर की श्रेणी को हम ये 65 को हम ये 60 मान लेते हैं हम इसको। और 60 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 18 के करीब आता है, 1800 एंगस्ट्रम के करीब बैठता है। फिर हम 1800 को इसको हमने किससे गुणा किया, 3 से। फिर 1800 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 18 दूनी 36, तो 36 यानी 40 होता है इसका। तो 40 इस एंगस्ट्रम के करीब आता है, 40,000 एंगस्ट्रम करीब। और फिर ये था हमारा
ब्रैकेट, और इसको हमने 2 से गुणा किया था और इसको 1 से गुणा करेंगे तो 40 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो 40 ही आता है, तो ये होता है हमारा 74, यानी दुगुना नहीं होता, ये 74 के करीब आता है। तो इस तरह से हम आइडिया से निकाल सकते हैं कितनी एंगस्ट्रम होती है, और इसी के ज़रिए हम तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम भी निकाल सकते हैं। तो ये तो क्या है, एग्ज़ाम में आइडिया के लिए होता है कि आइडिया लग जाता है। तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम भी क्या होता है, यही होता है। नीचे तरंग दैर्घ्य बढ़ती हुई जाती है, और ये पहला होता है लाइमन के लिए n1 बराबर 1 होता है, और वामर के लिए n1 बराबर क्या होता है 2, और पास्चन के लिए n1 यानी कि n बराबर क्या होता है 3 होता है, और ब्रैकेट के लिए n बराबर कितना होता है 4, और फुंड के लिए n बराबर 5 होता है। तो इस तरह से 1216 किसकी है, लाइमन की है, और बामर की है 6563 एंगस्ट्रम है। तो इस तरह से आइडिया से हम तरंग दैर्घ्य देख सकते हैं, और यदि करेक्ट निकालनी हो तो सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बामर श्रेणी के लिए। तो बामर श्रेणी के लिए मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि 6557 एंगस्ट्रम होगा। और अगर हम लाइमन श्रेणी के लिए मिनिमम की बात करें, लाइमन श्रेणी में मिनिमम होता है 912 एंगस्ट्रम के करीब होता है, 912 एंगस्ट्रम। होती है, और मैक्सिमम होती है 1216 होती है, 1216 एंगस्ट्रम। तो इस तरह से हम करेक्ट निकालनी हो, ये मैक्स हो जाएगी। करेक्ट आंसर 6557। इस तरह से किसी का भी हम मिनिमम निकालना हो तो इसी हिसाब से इनको गुणा कर देते हैं। इन लाइमन को 5 से गुणा करते हैं तो हमारा बामर आ जाएगा, बामर की को हम 3 से गुणा करते हैं तो पास्चन आ जाएगा, और पास्चन की को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ब्रैकेट आ जाएगा, और ब्रैकेट को 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा फंड आ जाएगा, क्योंकि इनसे अधिक ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ एक चीज़ और देखें, अगर तरंग दैर्घ्य में अंतर पूछा जाए तो तरंग दैर्घ्य में अंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है लैम्डा n बटे लैम्डा m। तो ये क्या है, n और m क्या, तरंग दैर्घ्य में अंतर पूछा जाता है तो पहली तरंग दैर्घ्य दूसरी तरंग दैर्घ्य, तो इसका सूत्र होता है n+1 बटे m+1 का हो -1 स्क्वायर -1, और यहाँ भी -1, ठीक है। फिर गुणा कर देते हैं m+1 का वर्ग और n+1 का वर्ग। तो इससे हम निकाल लेते हैं। लाइमन श्रेणी के लिए 1 आता है, यहाँ पे लाइमन श्रेणी के लिए यहाँ पर 1 आता है, और बामर के लिए 1 की जगह पर 2 आएगा, और पास्चन के लिए यहाँ इस जगह पर 3 आएगा, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5 आएगा। इस तरह से 1 की जगह पर इनको मान रख देंगे पूरे समीकरण में, तो हम इसमें अंतर निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन परमाणु
प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में होगी। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कक्षाओं में गति करते हैं। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाता है और उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालने का एक सूत्र होता है कि R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n बराबर है कक्षा है, कौन सी कक्षा में है, h प्लांक नियतांक है, r n बोलेंगे इसको, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रखा है उसकी त्रिज्या, m बराबर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, k बराबर है नियतांक है, z बराबर है परमाणु क्रमांक, e बराबर है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमने यहाँ देखा कि जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है r, ये समानुपाती है किसके, n स्क्वायर के। तो ये n स्क्वायर के समानुपाती है। तो जो पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या मूल अवस्था में होगा, तो इसके लिए n स्क्वायर बराबर 1 आएगा। और जब n स्क्वायर से उत्तेजित अवस्था में जाएगा, दूसरी अवस्था में जाएगा, तो उसके लिए n स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर मानी 2 स्क्वायर बराबर 4 होगा। तो 4 क्या आ जाएगा, तो पहली अवस्था से उत्तेजित अवस्था कौन सी मूल अवस्था 4 गुना है। तो 4 गुना कहाँ पे है, तो 4 गुना हमें दे रखा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में 4 गुना। हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए ऊर्जा है। तो पहली अवस्था से या निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए, तो पहली उत्तेजित अवस्था क्या होगी, n बराबर 2 हो जाएगी, n2 बराबर 2 उत्तेजित अवस्था। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा के लिए ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर। इससे हम ज्ञात करते हैं। तो हम z बराबर परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 होता है। अब 1 बटे n1 माइनस 1 बटे n2 हो जाएगा, 1 बटे n2 हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे, घटाने के बाद तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे n1 का वर्ग माइनस 1 बटे n2 का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास में 3/4 आ जाएगा। और 3/4 को हम इसमें भाग देंगे, गुणा करेंगे 13/6 से, तो हमारे पास में 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। तो माइनस 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। तो यह माइनस और माइनस है। क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 1.115 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, यानी कि ड्यूटेरियम होता है H12, यानी इसका द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 प्रोटॉन होता है इसमें। तो ये ड्यूटेरियम का सूत्र होता है। और ड्यूटेरियम में हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ दे रखा है कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, यानी कि नाभिक में
नाभिक के एक कणों को जोड़ा जाता है। नाभिक में जब नाभिक के एक अणु को जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है, और जो ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। जैसे नाभिक के अंदर जैसे ही हम, ये नाभिक है और इस नाभिक में जैसे ही हम कोई अणु जोड़ेंगे, यूँ दूसरा अणु, तो अणु जोड़ने से क्या होता है, यहाँ विस्फोट होता है, और विस्फोट होते ही ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होती है ये ऊर्जा, तो यहाँ ऊर्जा निकलती है और इधर क्या निकलता है, द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्षति। तो जो ऊर्जा निकलेगी वो द्रव्यमान क्षति के बराबर निकलेगी, चाहे नाभिक को जोड़ो और चाहे तोड़ो। नाभिक के अणु को जोड़ो चाहे तोड़ो, लेकिन यहाँ पर नाभिक के बंधन ऊर्जा दे रखी है। तो नाभिक में जब किसी नाभिकीय अणु को जोड़ा जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है यह नाभिक के अणु को जोड़ने पर जो द्रव्यमान टूटता है उस टूटने पर ही ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि बराबर होती है, द्रव्यमान क्षति और ऊर्जा दोनों बराबर होती है। तो यहाँ देखते हैं कि एक न्यूक्लियन को जोड़ने पर 1.115 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो नाभिक में कितने न्यूक्लियन होते हैं, 2 न्यूक्लियन होते हैं। अब 2 न्यूक्लियनों को जोड़ने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देंगे। तो 1.15 से इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0.32 तो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी दोनों न्यूक्लियनों को जोड़ने पर नाभिक में। अब हम जानते हैं कि एक द्रव्यमान क्षति पर, यानी कि हम जानते हैं कि 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो ऊर्जा है, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा है। ये 931, कलर थोड़ा डार्क कर देना। तो 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा किसके बराबर होती है, 1 AMU द्रव्यमान के बराबर होती है, 1 AMU द्रव्यमान। तो एक AMU द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो 2.203 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कितने AMU होंगे, तो इसके लिए हम 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का भाग दे देते हैं। तो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट कट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AMU। इसका इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा 0.0024 AMU। तो इतनी ऊर्जा हमें यानी कि ऊर्जा तो कितनी खपत हुई, 2.303 ऊर्जा, और ये ऊर्जा कितने द्रव्यमान के बराबर है, 0.0024 AMU। इतने द्रव्यमान की क्षति होगी। तो इतना द्रव्यमान कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 0.0024 AMU के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो बीटा रेडिएशन क्या होता है, तो इसका हमें आंसर बताना है बीटा रेडिएशन का। तो देखो दोस्तों, नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन
नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है। जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है और बीटा कण का उत्सर्जन होता है। जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होता है तो एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है कि एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो जो प्रोटॉन है ये क्या हो जाता है? प्रोटॉन में एक प्रोटॉन और बढ़ जाता है और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो के वही रहती है जो पहले थी, जो न्यूट्रॉन की थी। न्यूट्रॉन की जो थी द्रव्यमान संख्या वो के वही रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन के द्रव्यमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जो अंतर होता है वो निकल करके बीटा कण में परिवर्तित हो जाता है। और बीटा कण को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो पहले परमाणु का द्रव्यमान कितना था? ए था। नाभिक का द्रव्यमान ए था। जब बीटा कण का उत्सर्जन कब हुआ? जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है तब। और एक बीटा कण और एक प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, द्रव्यमान वो का वही रहता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो किसकी कमी होती है? एक न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है। यानी कि एक न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है। तो न्यूट्रॉन की जो कमी होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। परमाणु के आंतरिक कक्षों से, तो परमाणु के आंतरिक कक्षों से निकलती है, तो ये भी कोई समझ से बाहर है। दूसरा, नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन से, तो नाभिक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो ये तो गलत ही है। वैसे नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, यानी न्यूट्रॉन का क्षय होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है, इसको बीटा कण कहते हैं। और ये कितनी ऊर्जा होती है? न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटाते हैं, इतनी ऊर्जा के बराबर क्षय होता है। तो न्यूट्रॉन का ही क्षय होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। और डी देखते हैं कि नाभिक से निकलने वाले फोटोन से, तो नाभिक से निकलने वाले फोटोन से तो गामा किरण होती है। नाभिक से निकलने वाले फोटोन गामा कण होते हैं। तो सही आंसर कौन सा था हमारा? सी करेक्ट आंसर था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब लिथियम को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, तो टकराने वाला कण क्या होगा? टकराने वाले कण को हमें बताना है। तो चलिए, ये लिथियम का नाभिक है। लिथियम, इसका द्रव्यमान 7 है, परमाणु क्रमांक 3, ये प्रोटॉन को बताता है। और ये कोई अज्ञात कण है जिसे टक्कर कर रहा है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। इक्वल टू 2 अल्फा कण निकलते हैं, यानी कि एक हीलियम का नाभिक ये हो गया 2, 4, फिर दूसरा हो गया He2 और 4 इसका द्रव्यमान। अब इस समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित करने पर हमें प्राप्त होता है कि यहाँ द्रव्यमान 4 है इस तरफ और इधर 7 है, तो इसको संतुलित करने के लिए द्रव्यमान को 1 बढ़ाना पड़ेगा। और फिर हम प्रोटॉन को भी संतुलित करते हैं, तो प्रोटॉन को संतुलित करने पर यहाँ पे 1 प्रोटॉन बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के ये
संतुलित होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास अल्फा कण तो ये है, ये तो क्या अल्फा कण, और बीटा कण क्या होता है -B01B0, तो इसको तो हम बोलते हैं बीटा कण। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन है ये, और गामा में तो कोई निकलता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन कण से टक्कर होगी तो इसको हम H भी प्रदर्शित कर देंगे, तो ये प्रोटॉन हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन से इसकी टक्कर होगी। न्यूट्रॉन गलत है, न्यूट्रॉन भी गलत है, अल्फा कण भी गलत है, और ड्यूट्रॉन भी गलत है। ड्यूट्रॉन की बात करें तो क्या होता है, ड्यूट्रॉन ये होता है, इसका द्रव्यमान 2 होता है ड्यूट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, तो इसकी रिपल की मूल आवृत्ति क्या होगी। तो इसकी रिपल की मूल आवृत्ति क्या होगी, तो रिपल की मूल आवृत्ति को रिपल की मूल आवृत्ति को FB से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की मुख्य आवृत्ति, तो इसको FA से प्रदर्शित करते हैं, तो ये इसके बराबर होती है। तो इसकी जो मुख्य आवृत्ति होगी, मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो रिपल की मूल आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, 50 हर्ट्ज ही हो जाएगी। और यदि यहाँ पर एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के स्थान पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, यहाँ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता, तो F0 क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे FB क्या हो जाता, गुणा 2 हो जाता, यानी कि 100 हर्ट्ज आता। तो 100 हर्ट्ज कब आता, जब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता, और अर्ध तरंग दृष्टिकारी पर जितनी इसकी मुख्य आवृत्ति है वही रिपल की मुख्य आवृत्ति होगी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की मुख्य आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो रिपल की मूल आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होगी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होंगे। तो परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन पर ये वैसे क्या अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर ही ये क्या चालक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर ये क्या होंगे, अचालक होंगे, और वो भी कौन से, आदर्श अचालक होंगे। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हमारे पास एक लॉजिक गेट दिया हुआ है, तो लॉजिक गेट का हमें आउटपुट y बताना है। तो हम जानते हैं कि गेट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है इज नॉट गेट, ये नॉट गेट होता है। और ये जो होता है ये और ये और गेट होता है, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ बी देते हैं। और एक गेट ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड गेट। तो 3 गेट होते हैं,
और तीनों गेटों को ही हम जोड़ करके नॉट और कर देंगे और नॉट एंड कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे होते हैं गेट। अब हम देखते हैं अपने लॉजिक गेट को। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो स्थिति है यहाँ पर तो ये और गेट है, तो यहाँ पर लगा हुआ है तो नॉट गेट है। तो जो और गेट का संकेत क्या होता है, जैसे कि 1 और 1 हुआ तो आउटपुट आएगा हमारा क्या 1 आएगा, और यदि 1 और 0 होएगा तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, और 0 और 1 हुआ तो आउटपुट 1 आएगा, और 0 0 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा। लेकिन नॉट गेट क्या करता है कि इसको उल्टा कर देता है, यानी कि 1 का तो 0 कर देता है नॉट गेट, और 0 का 1 कर देता है। नॉट गेट का ये काम होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि तो नॉट गेट है, तो नॉट और गेट हो गया, तो 1 का उल्टा कर देगा तो इस तरह से आ जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये भी इसमें इनपुट 1 ही दे रखा है, तो इनपुट 1 ही दे रखा है तो नॉट गेट का काम करेगा ये। तो ये किसका काम करेगा, ये पूरा एक तरह से माना जाए तो ये नॉट गेट बन जाता है पूरी तरह से, देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये नॉट गेट का काम करेगा। अब नॉट गेट का काम करेगा तो यहाँ पर जो नॉट गेट का जो आउटपुट प्राप्त हुआ है इसका उल्टा कर देगा यहाँ पे बाई के रूप में। तो इसका क्या कर देगा, उल्टा करके 0 का 1 कर देगा, 1 कर देगा, और ये 0 का 1 कर देगा, और ये 1 का 0 कर देगा। तो आउटपुट हमें किसका प्राप्त हुआ है, इसका प्राप्त हुआ है, यानी कि जो और गेट कौन सा है हमारा, ये और गेट का आउटपुट है। तो जो और गेट का जो आउटपुट प्राप्त हुआ ये क्या सेम टू सेम है ना, तो हमारा भी आउटपुट क्या हो जाएगा बाई पर और गेट बन जाएगा। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये मिल करके क्या बना, एक तरह से और गेट ही कहलाया, क्योंकि इसमें दो नॉट गेट लग गए जो आपस में एक दूसरे के प्रभाव क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और गेट। इस नॉट के प्रभाव को मार दिया तो और गेट ही रह गया। बाई बराबर क्या आएगा, और गेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए।